Assalamu alaikum. So we were discussing about our endocrinologic MCQs. We will start with question number 101. A 33-year-old man comes to emergency department because of pounding headache for the past 3 hours. He has also associated dizziness, blurring of vision, palpitations. He is diabetic. His temperature is 36.8. His pulse is 112, and blood pressure is 220 per 130 milligram per mercury. इसमें एक चीज ऐड कर लें, हियर्स हिस्ट्री ऑफ सेम वीकेंड अटैक. इसमें ये चीज ऐड कर लें जो मैंने लिखी है सर. ही हैज हिस्ट्री ऑफ सेम वीकेंड अटैक. व्हाट इज योर मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? ठीक है, सबसे पहले अब ये देखें कि व्हाट सो सबसे पहले अब ये देखें कि हाउ एक्चुअली व्हाट इज क्वेश्चन में गौर करें. मैं बताता हूँ आपको. देखें इस क्वेश्चन के अंदर पाउंडिंग हेडेक्स, डिजीनेस, blurring of vision, palpitations, diaphoresis and high blood pressure. ठीक है, एंड वो पार्ट 3 आवर्स और रीजनल टैक्स की हिस्ट्री है. ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि इसका एपिसोडिक एपिसोडिक पेशेंट को हेडेक होती है. एपिसोडिक हेडेक, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर. ठीक है, एपिसोडिक हेडेक, हाइपरटेंशन, डायफरेसिस होती है, हेडेक्स, टैकिकार्डिया एंड पाल्पिटेशन. जिधर भी आपके पास जिधर भी आपके पास एपिसोडिक बाउट्स ऑफ हाइपरटेंशन हो, डायफरेसिस हो, हेडेक्स हो, टैकिकार्डिया हो और पाल्पिटेशंस हो, जिस पेशेंट में आपके पास एपिसोडिक बाउट्स ऑफ हाइपरटेंशन हो. एपिसोडिक बाउट्स का मतलब है कि पेशेंट को बार बार हमेशा हर कुछ हफ्ते में 3 से 4 दफा पेशेंट को बाउट्स ऑफ हाइपरटेंशन आ जाए, डायफरेसिस आ जाए, हेडेक्स आ जाए, टैकिकार्डिया आ जाए, पाल्पिटेशंस आ जाए. आपने जाना है किस पर? फियोक्रोमासाइटोमा के ऊपर. अब फियोक्रोमासाइटोमा जो है बेसिकली है क्या? हमारे पास जो फियोक्रोमासाइटोमा है इसमें होती है एपिसोडिक रिलीज ऑफ कैटिकोला मीन्स फ्रॉम एड्रिनल मेडला से एपिसोडिक रिलीज होती है कैटिकोलामीन्स की. वो क्या करते हैं? कैटिकोलामीन्स की वजह से हमें सारे सिम्टम्स जो है ना, हाइपरटेंशन आती है, डायफरेसिस आती है, हेडेक्स, टैकिकार्डिया एंड पाल्पिटेशंस आती है. एज इफ फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स की तरह जो हमें जो है वो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स की तरह जो है हमें सिम्टम्स आते हैं इन कैटिकोलामीन्स के रिलीज होने की वजह से एड्रिनल मेडुला में. ठीक है, तो इसमें एक और सिम्टम्स जो आती है वो आपको याद रखना. इसमें एक आता है हाइपरग्लाइसीमिया भी इस पेशेंट में होता है. हाइपरग्लाइसीमिया कैसे होता है? एपिनेफ्रीन की वजह से. इस पेशेंट के अंदर आपको हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा, जो कि लिखा हुआ इस क्वेश्चन में, एक्सप्लेनेशन में. इन पेशेंट्स में आपको हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा. वो किस वजह से होगा? एपिनेफ्रीन की वजह से इन पेशेंट्स के अंदर आपको हाइपरग्लाइसीमिया भी मिलेगा. सो आई एम रिपीटिंग, pheochromocytoma is the episodic release of catecholamines from adrenal medulla and it presents with episodic, ये present करते हैं episodic bouts of hypertension, diaphoresis, headache. बार बार आपको एपिसोड्स होंगे हाइपरटेंशन के, डायफरेसिस के, टाइकार्डिया के, पाल्पिटेशंस के. और जैसे कि आपको पेशेंट को फ्लाइट रिस्पॉन्स हो गया है, अगर आप पेशेंट की इंसुलिन चेक करेंगे, पेशेंट के आप ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करें, पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया होगा. और किस तरह होगा? एपिनेफ्रीन की वजह से पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया भी होगा. सो इट्स आंसर विल बी चार्ली. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 102. Pheochromocytoma causes an increase in catecholamines and metanephrines, which can be detected with plasma urine at second day of fasting. What was the source of brain energy when blood glucose levels are depleted? याद रखें कि ब्लड का जो हमारे पास जो प्राइमरी सोर्स है
प्रोलॉन्ग फास्ट, तो प्राइमरी सोर्स हमारे ब्लड का कौन सा होता है, प्राइमरी सोर्स कौन सा होता है हमारे पास ब्लड शुगर का, प्राइमरी सोर्स क्या है हमारे पास एनर्जी का, हमारे पास आता है वो ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन। लेकिन जब पेशेंट को प्रोलॉन्ग फास्टिंग होती है तो कीटोन बॉडीज के लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं। कीटोन लेवल की बॉडी बढ़ने की वजह से यही है जो ब्रेन की एनर्जी जो है बाद में रिप्लेस करता है। ग्लूकोज जब हमारे प्रोलॉन्ग फास्टिंग के अंदर, जब हमारे पास प्रोलॉन्ग फास्टिंग होती है तो हमारे पास जो कीटोन लेवल्स हैं बॉडी में वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं, और यही वो जो है हमारे पास 60% ऑफ ब्रेन एनर्जी जो है फिर इन्हीं से आती है। ठीक है, और कीटोन लेवल्स बढ़ते क्यों हमारे प्रोलॉन्ग फास्टिंग के अंदर, उसकी वजह ये है कि जब ग्लूकोज को मेंटेन नहीं कर पाती बॉडी प्रोलॉन्ग फास्टिंग के अंदर, ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं होते प्रोलॉन्ग फास्टिंग में, ग्लूकोज लेवल्स are not maintained in prolonged fasting। तो जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स ब्रेक डाउन होते हैं, इस केस में लिपिड्स ब्रेक डाउन होते हैं। जब लिपिड्स ब्रेक डाउन होते हैं तो उनसे बनती है हमारे पास कीटोन बॉडीज। वो बनते क्यों हैं, जब प्रोलॉन्ग फास्टिंग के अंदर आप ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं हो पाते, तो लिपिड्स टूटते हैं और लिपिड से बनती हैं कीटोन बॉडीज, और ग्लूकोज लेवल इंप्रोप्रिएट ना होने की वजह से जो कीटोन बॉडीज हैं वो ही ब्रेन को फिर एनर्जी सप्लाई करती हैं, ठीक है, तो इस आंसर विल बी कीटोन बॉडीज अल्फा। Now moving on to question number 103. A 26-year-old breastfeeding lady presents with excessive nighttime thirst, weakness, drooping of eyelids that exaggerates at night and improves in the morning. What is the defect? अब याद इस क्वेश्चन में देखें कि जब आपके पास पेशेंट जो भी किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी भी स्ट्रेस या इडियोपैथिक भी हो सकती है, इस कंडीशन इडियोपैथिक भी हो सकती है, पेशेंट प्रेजेंट करके आपके पास वीकनेस के साथ बिगेन्स जो कि एट बिगेन्स अपना सॉरी इसमें बिगेन्स नहीं आना, सॉरी इसमें बिगेन्स नहीं आना था, सॉरी that exacerbate at night, जो नाइट को बढ़ जाए आपकी ऐसी पेशेंट जो किसी स्ट्रेस की वजह से पेशेंट प्रेजेंट कर वीकनेस के साथ जो कि नाइट को आपको ज्यादा हो जाए, और टोसिस के साथ प्रेजेंट करे पेशेंट, ऐसी पेशेंट जो कि स्ट्रेस की वजह से पेशेंट की वीकनेस है वो ज्यादा हो जाए और वो रात को ज्यादा हो और पेशेंट प्रेजेंट करे टोसिस के साथ, उसके बाद आप पेशेंट के डीटीआरस करें, डीप टाइनेफ्लेक्सिस जब करें वो आए हमारे पास नॉर्मल, हमारे पास आके आए नॉर्मल। पेशेंट की स्ट्रेस या इडियोपैथिक के साथ ऐसी वीकनेस के साथ जो कि रात में ज्यादा हो जाए और पेशेंट को टोसिस हो और आप उसके डीटीआरस क्या हो नॉर्मल, तो आपने जो क्लिक करना हमारे वो जानना चाहिए आपके पास मायस्थीनिया ग्रेविस के ऊपर। मायस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट के पास वीकनेस ऑफ मसल्स आती है, पेशेंट के जो मसल वीकनेस आती है जो कि रात के वक्त बढ़ जाती है और पेशेंट क्या होता है टोसिस, और जब पेशेंट के हम डीटीआरस करेंगे तो पेशेंट क्या है कि नॉर्मल। तो इस कंडीशन को मायस्थीनिया ग्रेविस के आमद जाना मायस्थीनिया ग्रेविस के ऊपर। बेसिकली मायस्थीनिया ग्रेविस में होता क्या है, मायस्थीनिया ग्रेविस से प्रोड्यूस होती है ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है किसके अगेंस्ट, एसिटाइलिन कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। अब वो क्या करती है आपको, हमारे पास एक साइनेप्स मैंने बनाया है, ये हमारे पास एक्सॉन है, ये हमारे पास डेंड्राइट है, हमारे पास क्या है डेंड्राइट। इधर मैं आके मुख्तलिफ बनाता हूँ, यहाँ पर आपके जो है ना ये एसिटाइल कोलिन के वेसिकल्स होते हैं, एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इनके वो रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, रिसेप्टर्स पड़े होते हैं एसिटाइलकोलिन के, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। ठीक है, जब यहाँ की जो एंटीबॉडीज हैं वो यहाँ पर आकर बाइंड करती हैं तो रिसेप्टर्स जो हैं वो डिग्रेड होते हैं, एंटीबॉडीज की वजह से बाइंड करती हैं
रिसेप्टर्स क्या होते हैं, डिग्रेड होते हैं। तो रिसेप्टर्स कम होते हैं तो ज्यादा आपको एसिटाइलकोलिन चाहिए, जो इसकी वजह से आपको जो आती है वीकनेस, क्या आती है आपको, वीकनेस। सो आपको फिर ज्यादा एसिटाइलकोलिन चाहिए इन फीचर्स को कोप करने के लिए, फीचर्स को कोप करने के लिए कुछ ज्यादा एसिटाइलकोलिन चाहिए एट नाइट। नाइट की वजह से, दिन के सारे काम की वजह से ऐसा होता है कि आपकी एसिटाइलकोलिन जो है ऑलरेडी डिप्लीट हो जाती है, एसिटाइलकोलिन जो है ऑलरेडी डिप्लीटेड हो जाती है। रात के वक्त बार बार आपके मूवमेंट्स की वजह से जो एसिटाइलकोलिन है वो डिप्लीट हो जाती है। इससे नाइट टाइम पर इसकी कंडीशन जो है इट वर्सन्स, इट वर्सन्स। इसका मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब एसिटाइलकोलिन जो आपके जो है ना, ये एसिटाइलकोलिन जो है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के खिलाफ एक एंटीबॉडीज बनती हैं और वो किधर होते हैं, वो होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में। ये आपका कहते हैं कि हमारे पास मसल है, ये आपका कहते हैं कि एक्सॉन है, यहाँ से इंपल्स आएगी, जब इंपल्स आएगी तो एसिटाइलकोलिन यहाँ पे रिलीज होगा, वो जाके अपने रिसेप्टर स्प्रेड करेगा, आगे हमारे पास फिर इंपल्स जाएगी। जब ये हमारे पास जो है आपको एंटीबॉडीज बनती हैं, वो यहाँ पर आकर डिग्रेड करते हैं तो रिसेप्टर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, रिसेप्टर जो है वो हो जाते हैं कम। ठीक है, उन कम की वजह से आपके एसिटाइलकोलिन की जब सबसे ज्यादा नहीं होती, तो ज्यादा होने आपको एसिटाइलकोलिन जो है वो ज्यादा चाहिए होती है। नाइट टाइम के ऊपर आपके एसिटाइलकोलिन ज्यादा एसिटाइलकोलिन जो है वो नाइट टाइम के ऊपर जो है पूरी दिन की एक्टिविटी की वजह से सिनेप्सिस के अंदर एसिटाइलकोलिन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये नाइट को पे जो है ये एसिटाइलकोलिन जो है वो वर्स हो जाती है माइस्थेनिया ग्रेविस। सुबह के रेस्ट के वक्त जो है आपकी जो है वो एसिटाइलकोलिन के जो कंसंट्रेशन है वो फिर ज्यादा हो जाती है एट मॉर्निंग। वो ज्यादा होने की वजह से आपकी जो कंडीशंस है मॉर्निंग में वो इम्प्रूव होती है, मॉर्निंग में ये कंडीशन इम्प्रूव होती है। सो क्योंकि सारा प्रोसेस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हो रहा होता है, इसलिए इसका जो हमारे पास आंसर बना वो बना हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन 104 जो है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पहले इसको काट दें, क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 105, a 55-year-old housewife presented to the ER with complaints of severe headaches, blood pressure of 180/100, chest pain for which she was administered less 600 milligram 660 milligram. ECG shows flat T waves and U wave. The ECG findings are due to, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लैट T waves and U waves are characteristics of hypokalemia. हाइपोकलीमिया के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अब हाइपोकलीमिया जो है वो होता है हमारे पास डाययूरेटिक ओवरयूज के साथ होता है, और ये पहले डाययूरेटिक ओवरयूज कौन से, लूप डाययूरेटिक्स के ओवरयूज की वजह से हमारे पास, लूप डाययूरेटिक्स के ओवरयूज की वजह से हमारे पास हाइपोकलीमिया होता है। Hypokalemia, so hypokalemia is a side effect of hypokalemia laxix. Hypokalemia is a side effect है किसका, लूप डाययूरेटिक्स का। मैंने आपको हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो फ्लैट टी वेज जू वेज है वो साइड इफेक्ट है हाइपोकलीमिया की। हाइपोकलीमिया एक दफा डाययूरेटिक ओवरयूज की वजह से होता है। डाययूरेटिक ओवरयूज में से सबसे इंपॉर्टेंट आता है लूप डाययूरेटिक्स। तो हाइपोकलीमिया इज द साइड इफेक्ट ऑफ लूप डाययूरेटिक। अब इस पेशेंट में आपने पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेटेड किया है लैसिक्स, जो कि एक हमारे पास कहते हैं कि फ्रूसामाइड का ब्रांड नेम है, फ्रूसामाइड का ब्रांड नेम लैसिक्स। उसकी वजह से पेशेंट को टी वेव और यू वेव्स आई, इसका मतलब पेशेंट को क्या हो गया है, चार्ली हाइपोकलीमिया। आंसर विल बी चार्ली। Now moving on to question number 106. A 65-year-old diabetic patient presented with complaints of chest pain precipitated by exertion, vomiting, sweating, and shortness of breath for the last 4 hours. Best initial exam investigation is, मैंने आपको पहले ही बताया था सीवीएस लेक्चर में, जब पेशेंट आपके पास चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करे, आपने सबसे पहले पेशेंट करनी है ईसीजी। क्या करनी है, सबसे पहले आपने पेशेंट करनी है ईसीजी। सो आंसर विल बी चार्ली, ईसीजी। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 107। 107 जो है हमारे पास वो क्वेश्चन हमारे पास उसमें गलती है, उसको छोड़ दें। 108 क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको भी छोड़ दें, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। सेम गोस फॉर क्वेश्चन 109, इसमें गलती है, इसको भी छोड़ दें, 3 सवाल स्किप कर दें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में ये है कि a 4th year medical student presented with complaints of amenorrhea, hirsutism, acne vulgaris
and her ultrasound report show enlarged ovary with numerous anechoic cysts. What's your diagnosis? ठीक है, आपके पास जब भी कोई फीमेल पेशेंट आए, फीमेल पेशेंट आए, उसकी कंप्लेन क्या हो, उसकी कंप्लेन आपके पास हो इसकी हिर्सुटिज्म की। हिर्सुटिज्म का मतलब ये है कि उसकी दाढ़ी वगैरह या मूंछें वगैरह उसके आने शुरू हो जाए, फीमेल पेशेंट की दाढ़ी या मूंछें आने शुरू हो जाए, हिर्सुटिज्म को कहते हैं। जब पेशेंट की दाढ़ी या मूंछें वगैरह आने शुरू हो जाए, उसके बाद पेशेंट कंप्लेन के लिए आपके पास एमेनोरिया के साथ पेशेंट आपके पास है, उसके मेंसेस नहीं आ रहे, उसके बाद पेशेंट आके कंप्लेन करें कि उसको मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस आनी शुरू हो गई है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस पेशेंट को आनी शुरू हो गई। आपके पास फीमेल पेशेंट आए, वो आपके पास कंप्लेन कर रहे हैं कि उसको हिर्सुटिज्म है, उसको एमेनोरिया है, उसको मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, और उसका आपका वजन जो है, उसका जो वेट है, वेट वो क्या हो, ज्यादा, उसका वजन क्या हो, ज्यादा, उसको हिर्सुटिज्म हो, उसको मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो, एमेनोरिया हो, और उसको यहाँ पर एक्ने की कंप्लेंट भी हो, एक्ने की कंप्लेंट भी हो। जब ये सारे फीचर्स हो, एक्ने हो, हिर्सुटिज्म हो, मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो, वेट ज्यादा हो, एमेनोरिया हो, आप उसकी अल्ट्रासाउंड करें, अल्ट्रासाउंड के ऊपर उसके मल्टीपल सिस्ट आए ओवरीज में, मल्टीपल सिस्ट इन ओवरीज, तो आपका डायग्नोसिस बनना चाहिए पीसीओएस। पीसीओएस कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन syndrome, polycystic ovarian syndrome. I will repeating, when patient come with hirsutism, acne, male pattern baldness, amenorrhea and weight loss, on ultrasound you will found multiple cysts in ovaries. Your diagnosis will be polycystic ovarian syndrome. ठीक है, इसका आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है हमारे पास, इस कैटेगराइज पे, इसमें हमारे पास एंड्रोजन्स जो हैं वो बढ़ते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं? मुझे होता है कि इसमें आपके पास LH टू FSH टू LH रेशियो जो है वो कम होती है, और LH बैलेंसिंग प्रॉब्लम होती है। इसमें LH कम हो जाता है और FSH ज्यादा, इसमें FSH जो है वो ज्यादा हो जाता है और LH जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से, LH ना होने की वजह से फीमेल नेवर ओव्यूलेट, ठीक है। इसमें फीमेल कभी ओवुलेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कभी प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं होता, एंड देयर इज हाई एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की हाई वजह से पेशेंट के अंदर जो है वो एंड्रोजन्स की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, एंड्रोजन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और पेशेंट को होता है इससे हिर्सुटिज्म। आई रिपीट, पीसीओएस में जो होता है कि पेशेंट का एफएसएच ज्यादा होता है, एलएच कम होता है, ठीक है। इसलिए वजह से पेशेंट की जो एफएसएच जो एलएच रेशियो है वो इंक्रीज होती है। पेशेंट की एफएसएच टू एलएच रेशियो क्या होती है? इंक्रीज। एलएच कम होने की वजह से फीमेल पेशेंट जो है वो कभी ओवुलेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इसका जो प्रोजेस्टेरॉन है वो कम होता है और एस्ट्रोजन क्या हो जाता है? ज्यादा। एस्ट्रोजन ज्यादा होने की वजह से पेशेंट के एंड्रोजन बढ़ जाते हैं। इस पेशेंट को क्या होता है? हिर्सुटिज्म प्लस एक्ने प्लस मेल पैटर्न बॉल्डनेस। क्योंकि पेशेंट कभी ओवुलेट नहीं करती, फीमेल पेशेंट नेवर ओवुलेट, जो उसके फॉलिकल्स जो हैं हमें ओवरीज के अंदर सिस्ट के तौर पर नजर आते हैं। क्योंकि पेशेंट नेवर ओवुलेट, इसके जो फॉलिकल्स हैं हमें अल्ट्रासाउंड पर एज अ सिस्ट के तौर पर नजर आते हैं इस पीसीओएस के अंदर। So in PCOS there is increased FSH, decreased LH की वजह से पेशेंट का कभी ओवुलेट नहीं कर पाते, पेशेंट नेवर ओवुलेट, ड्यू टू पेशेंट नेवर ओवुलेट।
सो पेशेंट नेवर ओवुलेट, जब एवोलेट नहीं कर पाती तो इसका प्रोजेस्टेरोन कभी बढ़ता ही नहीं है, कम होता है, और जिसकी वजह से इसका एस्ट्रोजन बड़ा होता है। एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से पेशेंट को एंड्रोजन के सिम्पटम, एंड्रोजन ज्यादा होता है, इसके पेशेंट को हिर्सुटिज्म, एक्ने, मेल पेट बॉल्डनेस आती है, और जब पेशेंट ओवुलेट नहीं कर पाती उसके फॉलिकल्स हमें सिस्ट के तौर पर नजर आते हैं। और सबकी जो बेसिक वजह है हमारे पास क्या है, वो है इंक्रीज इन वेट। इंक्रीज इन वेट की वजह से सारा होता है, और इंक्रीज इन वेट की हमारे पास आती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस से हमारे पास एक कॉमन कंडीशन, उससे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। सो पीसीओएस इज स्ट्रांगली associated with diabetes mellitus. PCOS is strongly associated with diabetes mellitus, ठीक है। और इंक्रीज एस्ट्रोजन की वजह से पेशेंट इज प्रीडिस्पोज टू एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। इस सारी कंडीशन का जो बेसिक कल्प्रिट है हमारे पास है वजन का ज्यादा होना। जब वजन ज्यादा होता है पेशेंट का तो पेशेंट को आती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो डायबिटीज में होती है। तो डायबिटीज मेलिटस एंड पीसीओएस आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद ईच अदर। इन दोनों में गहरा ताल्लुक है। जिस पेशेंट को पीसीओएस होगा उसको लाजमी तौर पर डायबिटीज भी होगी। और मैंने बताया कि पीसीओएस में एस्ट्रोजन आपका बड़ा होता है, उसकी वजह से पेशेंट को इसके जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क है वो बढ़ जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीसीओएस। अब पीसीओएस में हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास जो रिकमेंडेड है, हमारे पास पेशेंट को क्या रिकमेंडेशन है, ट्रीटमेंट क्या है। हमें पेशेंट का बीएमआई जो है वेट लॉस करना है, उसका 25 से नीचे हमने बीएमआई लेके आना है, क्योंकि वेट जो है इसका बेसिकली कल्प्रिट है। उसके बाद हमने जो है पेशेंट को क्या करना है, हु डू नॉट विश टू कंसीव, जो प्रेग्नेंट पेशेंट नहीं होना चाहते, हमने इसका जो है ना मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी को कंट्रोल करना है और हाइपरएंडोजनिज्म को। इसके लिए हमने पेशेंट को हमने ओसीपीज देनी है। पेशेंट को हमने क्या देनी है, ओसीपीज। पहले पेशेंट का वेट लॉस कराना है, उसके बाद पेशेंट को ओसीपीज देनी है, ठीक है। उसके बाद है पेशेंट को उसके बाद हमने जो पेशेंट को कंसीव करना चाहती हैं, जो वांट टू कंसीव, हमने पेशेंट को देनी है लेट्रोजोल देंगे पेशेंट को, या हम पेशेंट को एक और ड्रग देंगे, इसका नाम कहते हैं क्लोमिफेन, वो इधर नहीं लिखी। या जो कंसीव करना चाहते हैं, इसमें ओवुलेशन नहीं हो रही है, जो कंसीव करना चाहती हैं उसको हम लेट्रोजोल देंगे, या हम पेशेंट को क्लोमिफेन देंगे। उसके बाद हम पेशेंट को मेटफॉर्मिन भी देंगे, और पेशेंट को बस ये सारे ड्रग्स हैं जो कि हम पेशेंट को देंगे। नंबर 1 पेशेंट को ओसीपीज देंगे, नंबर 2 पेशेंट को जो कंसीव करना चाहते हैं हम लेट्रोजोल देंगे, और या क्लोमिफेन देंगे, या पेशेंट को हम मेटफॉर्मिन देंगे। और हमें पेशेंट को क्या करना है, हमें पेशेंट का जो बीएमआई है वो 25 से नीचे रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 111 जो है रिपीट है, उसको काट दें। क्वेश्चन नंबर कम टू क्वेश्चन नंबर 112। A 28-year-old woman presented with complaints of acne, irregular menstrual cycle, depression, moon phase, and a buffalo hump. Her reports of hyperglycemia and hypernatremia. What is your diagnosis? Remember, जब भी आपके पास एक पेशेंट आए, whether it's a male or female, and he presents with buffalo hump, मून फेस का मतलब ये है कि हमारे पास फेशियल पफिनेस ज्यादा हो गई है, फेशियल पफिनेस वो बढ़ गई है। मून फेस के साथ पेशेंट आए आपके पास, बफलो हम के साथ पास पेशेंट आए, पेशेंट आपके पास हाइपरटेंशन के साथ आए, पेशेंट आपके पास इंक्रीज इन एपिटाइट के साथ आए, पेशेंट आपके पास इंक्रीज इन वेट गेन के साथ आए, पेशेंट आपके पास एब्डोमिनल पर्पलिश स्टाया के साथ है, आपने पेशेंट को सस्पेक्ट क्या करना है, पेशेंट को क्या है, कुशिंग सिंड्रोम। सबसे पहले देखें, आपको जब भी पेशेंट आएगा आप उसके चेहरे की तरफ देखेंगे, उसका मून फेस होगा या पेशेंट को बफलो हम्प होगा। इसके बाद पेशेंट को हाइपरटेंशन होगी, पेशेंट की एपेटाइट बड़ी होगी, पेशेंट का वजन जो है वो ज्यादा होगा, पेशेंट के एब्डोमिनल स्टाया होगा। ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि पेशेंट को क्या है हमारे पास, कुशिंग सिंड्रोम।
So answer will be Charlie. Cushing syndrome. Now come to question number 113. It is repeated diabetic ketoacidosis का क्वेश्चन है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम इसको विजिट डिस्कस नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 114. A 40-year-old female is on long-term steroid therapy presented with weight gain, purple abdominal stria, muscle weakness. Which of the following isn't a feature of Cushing syndrome? ऐसा फीचर जो Cushing syndrome में नहीं होता. अभी मैंने बताया कि बफलो हम्प भी Cushing syndrome में होती है, हाइपरटेंशन भी Cushing syndrome में होती है, और कल हमने बताया था कि ग्लूकोकॉर्ट देने की वजह से पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकती है. सो सेंट्रल वेस्टिस भी गई, हाइपरटेंशन भी गई, ऑस्टियोपोरोसिस भी गई. सो आंसर विल बी डेल्टा. नेफ्रोकैल्सिनोसिस, बेसिकली नेफ्रोकैल्सिनोसिस जो है वो होती है हमारे पास इंक्रीज इन कैल्शियम इन बॉडी की वजह से हमारे पास नेफ्रोकैल्सिनोसिस जो है वो होती है. ये फीचर नहीं है हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम का. तो आंसर विल बी डेल्टा. Now moving on to question number 115. The question 115, which is not is a steroid hormone. Steroid hormone जो नहीं है. कल भी मैंने डिस्कस किया था कि steroid hormones जो हैं वो बनते हैं हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से, और वो दो तरह के होते हैं, steroid hormones and androgens. Steroid hormones हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्लस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और एंड्रोजेंस के हमारे पास टेस्टोस्टेरोन वगैरह आते हैं. इसमें एक इसमें ड्रग जो कोलेस्ट्रॉल से नहीं बनता वो हमारे पास बनता है ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन इज नॉट फाउंड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. प्रोजेस्टिन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ये ऑल जो है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं. ऑक्सीटोसिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल से नहीं बनता. इसका आंसर जो हमारे पास है, हमारे पास क्या है, ऑक्सीटोसिन. सो आंसर विल बी बीटा. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 116. 11-year-old female presented with delayed appearance of an itching papular rash at the site of injection of benzyl penicillin. At 3 years of age, patient had edema of lips, difficulty in breathing after eating a soya ice cream. Laboratory shows an allergy to soya. What could we immediately provide to avoid allergic symptoms? आप एक चीज को याद रखें कि जब भी आपके पास पेशेंट आपके पास आए किसी एलर्जी के साथ, और जब पेशेंट को एलर्जी की वजह से एनाफाइलैक्सिस होगा, सस्पिशन हो, आपने पेशेंट को हमेशा एपिनेफ्रीन या एड्रेनालीन देनी है. आपके पास कोई पेशेंट आए एलर्जी के साथ और उस एलर्जी से पेशेंट को एनाफाइलैक्सिस हो सकता हो, आपने पेशेंट को एड्रेनालीन या एपिनेफ्रीन देनी है. सो आंसर विल बी अल्फा, एड्रेनालीन. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 117. 117 जो है वो उसको हम देख चुके हैं पहले ही. इट इज अ केस ऑफ डीके, सो वी विल नॉट डिस्कस इट फर्दर. क्वेश्चन 118 में सारा क्वेश्चन गलत है, सिर्फ उसके आखिरी लाइन ठीक है. सारा क्वेश्चन गलत है, सिर्फ उसके आखिरी लाइन ठीक है, वही हमारा क्वेश्चन. बाकी पूरे क्वेश्चन को काट दे, जो मैंने हाईलाइट किया है वही क्वेश्चन ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन गलत है. ठीक है. सो 118 क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि गायनेकोमास्टेशिया हम which one is drug is contraindicated by avoid gynecomastia. ऐसी कौन सी ड्रग है जो गायनेकोमास्टिया करवाती है? गायनेकोमास्टिया का मतलब है इंक्रीज इन ब्रेस्ट टिश्यू. बेसिकली ये ऐसा होता है कि हमारे पास बॉडी में होती है एस्ट्रोजन टू एंड्रोजन रेशियो. ये जब भी एस्ट्रोजन टू एंड्रोजन रेशियो जब भी बढ़ती है तो गायनेकोमास्टिया पेशेंट को होता है, गायनेकोमास्टिया होता है. ठीक है. अब जो स्पाइरोनोलैक्टोन है, it is an androgen receptor antagonist. जो हमारे पास स्पाइरोनोलैक्टोन है, it is an androgen receptor antagonist. एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिज्म की वजह से एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से इसकी रेशियो जो है बढ़ जाती है, और पेशेंट को क्या हो जाता है, गायनेकोमास्टिया. So answer will be alpha.
Question number 119. Which hypertensive can cause cardiomegaly or constipation? एक ही ऐसी ड्रग है हमारे पास वेरापामिल एज एन हाइपर एंटी हाइपरटेंसिव एक ही ऐसी ड्रग है जो कि कॉन्स्टिपेशन कराती है, वो हमारे पास वेरापामिल ही ऐसी हमारे पास ऐसी ड्रग है जो कि एज एन एंटी हाइपरटेंसिव जो कि हमें कॉन्स्टिपेशन कराती है। सो आंसर विल बी अल्फा। वेरापामिल बेसिकली है कि वेरापामिल है हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये एक्सप्लेनेशन जो है इसको आप काट दें, ये एक्सप्लेनेशन गलत है, इससे एक्सप्लेनेशन गलत है, इसको काट दें। वेरापामिल जो है वो स्मूथ मसल्स इन ब्लड वेसल्स एक्ट नहीं करती, बेसिकली ये क्या करती है हार्ट के ऊपर। जिसने गलत लिखा है इसको काट दे, एक्सप्लेनेशन गलत है, इसको काट दे इसकी। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 120। Which antihypertensive drug that is contraindicated during pregnancy is? कौन सी ऐसी hypertensive drug है जो प्रेगनेंसी में क्या है contraindicated? Remember, A's and R's are contraindicated in pregnancy. A's and R's are contraindicated in pregnancy. वो करते क्या हैं, वो बेसिकली renal damage करते हैं and they causes oligohydramnios. They causes renal damage and they causes oligohydramnios. So answer will be alpha. Now moving on to question number 121. 121 क्वेश्चन में गलती है, इसको आप छोड़ दें। गलती मतलब इसके क्वेश्चन रिपीट है, हाइपोथायराइडिज्म को उसको ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 122। डीके इज ट्रीटेड विद। डीके के ट्रीटमेंट के जो है ना वो 5 चीजें हैं। नंबर 1 नॉर्मल सेलाइन, नंबर 2 इंसुलिन, नंबर 3 पोटाशियम, नंबर 4 फॉस्फोरस, नंबर 5 बाइकार्बोनेट। डीके की ट्रीटमेंट में हमारे पास 5 चीजें आती हैं, नॉर्मल सलाइन, इंसुलिन, पोटाशियम, फॉस्फोरस एंड बाइकार्बोनेट। इनिशियल स्टेप अब डीके के अंदर आता है कि हमें सबसे पहले पेशेंट को देनी है हमने नॉर्मल सलाइन प्लस इंसुलिन, नॉर्मल सलाइन प्लस इंसुलिन। सो इसका जो इनिशियल इसका आंसर आएगा हमारे पास अल्फा, नॉर्मल सलाइन प्लस इंसुलिन। Now moving on to question number 123. A 25-year-old patient presented with fatigue, muscle pain, and salt craving. She is also complaining knuckles dark and skin also getting dark. जब भी आपके पास पेशेंट कंप्लेन करे उसको हाइपर पिगमेंटेशन प्लस स्किन गेटिंग darker and salt cravings हो, ये 2 चीजें आपके पास हो। पेशेंट आपके पास कंप्लेन करे हाइपर पिगमेंटेशन और स्किन गेटिंग डार्क एंड सॉल्ट क्रेविंग, आपने सस्पेक्ट करना है एडिसन डिजीज को। एक बात याद रख लें कि एडिसन डिजीज में पेशेंट को सॉल्ट क्रेविंग्स होती हैं। एडिसन डिजीज में पेशेंट को सॉल्ट क्रेविंग्स होती है, एडिसन डिजीज में पेशेंट को हाइपर पिगमेंटेशन भी होती है। सो आंसर विल बी एडिसन्स डिजीज। बाकी इसके फीचर्स क्या थे हमने कल डिटेल्स पेजेस के डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 125। Which of the following, इसमें नॉट को काट दो, नॉट गलत है, इज अ डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड्रोजन्स। अभी मैं सारा पीछे बता कर आया हूं कि कोलेस्ट्रॉल से कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं, एंड्रोजन्स। Question number 126. A patient was really afraid of dental obstruction. When he saw in the dentist chair, his heartbeat increased. Which harm is most likely probable for his body reaction? ये पेशेंट को जब भी कोई स्ट्रेस आए तो पेशेंट को आता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो कौन सी ड्रग्स, कौन से हार्मोन्स कराते हैं, होते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन
एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। जब भी पेशेंट को कोई भी स्ट्रेस आए, पेशेंट को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आता है, वो कौन से कहते हैं? एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। तो आंसर विल बी अल्फा। इन सबको हम क्या कहते हैं? कैटाकोलामीन्स भी हम इनको कहते हैं, कैटेकोलामीन्स भी इनको हम कहते हैं, कैटेकोलामीन्स भी हम इनको कहते हैं। सो आंसर विल बी अल्फा, कैटेकोलामीन्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 127. A 21-year-old laborer was sweating due to work in hot and humid conditions. Water loss from the sweating input results in increase in secretion of. क्या पेशेंट को स्वेटिंग होगी? When patient will sweat, स्वेटिंग होगी पेशेंट को, तो बॉडी में ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। क्यों? पानी कम हुआ है, पेशेंट वाटर जो है डिक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से सॉल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ गई है। सॉल्ट कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ गई तो ऑस्मोलैरिटी पेशेंट की बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी स्टिमुलेट्स ADH एंड थर्स्ट। जब पेशेंट को स्वेटिंग होगी, पेशेंट का पानी कम हो जाएगा और सॉल्ट पेशेंट बॉडी बढ़ जाएगा, तो इससे पेशेंट की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। और ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से वो ADH को स्टिमुलेट करेगी और थर्स्ट को स्टिमुलेट करेगी। सो आंसर विल बी इसका ADH, अल्फा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 128. A athlete sprained his ankle while running. Soon there was swelling of the ankle along with severe pain. The chemical most likely involved in pain production is. सिर्फ इस स्टेप इतनी याद रखें चीज के जो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर, ये हमारे पास पेशेंट की क्या है? स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर जो पेन ट्रांसमिशन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम वो एक है, उसमें से एक है ब्रैडीकाइनिन। इतनी बात याद रखें कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर जो न्यूरो पेन ट्रांसमिशन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनमें से एक हमारे पास है ब्रैडीकाइनिन। सो आंसर विल बी अल्फा, ब्रैडीकाइनिन। In question 129, in hypovolemic shock, the increase in thirst is due to stimulation of hypothalamic thirst centered by. जब पेशेंट को हाइपोवोलेमिया होगा, when patient will be suffering from. So हम इस क्वेश्चन को अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मैं भी आपको नेक्स्ट मीटिंग का लिंक शेयर करता हूँ। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट मीटिंग में हम डिस्कस करते हैं।